हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सर ये टॉपिक तो हमारे सिलेबस में कहीं पर भी नहीं लिखा है। हमने देखा था उड़ीसा के बीकॉम का सिलेबस, हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 3, यूनिट 1, 2 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। यूनिट 3 में सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, हम सब कुछ पढ़े। ये सब कुछ तो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ था, लेकिन ये वाला टॉपिक सर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे टॉपिक में लिखा नहीं है। लिखा नहीं है तो क्या हो गया बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सिलेबस का पार्ट है ये फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ओडिशा के बीकॉम का जो सेमेस्टर 2 है उसमें जो सब्जेक्ट है मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी, उसका यूनिट नंबर 3 का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। हमें पढ़ना पड़ेगा ताकि हम इक्विलिब्रियम को समझ सके, ताकि हम आगे आने वाला मनी मल्टीप्लायर, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है, मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजों को अच्छे तरीके से हम समझ सके। इस वजह से हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। हाँ, डायरेक्टली सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें आगे के टॉपिक्स को समझने में हेल्प करेगा, इस वजह से हमें ये पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो सभी बच्चे, कोई भी इसे स्किप नहीं करेगा, पूरा अच्छे तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। पढ़ाई शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसे तो डाउनलोड करना ही है। साथ में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में जरूर से मैसेज करना ताकि तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में हम ऐड कर दें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे, बहुत सारा टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब इकोनॉमी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना। व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हर इंसान को जॉब मिलना चाहिए। अब ये हर इंसान का मतलब क्या है सर? क्या हम बूढ़े को भी जॉब दे दें? क्या हम 2 साल के बच्चे को भी जॉब दे दें? नहीं। हु आर एलिजिबल टू वर्क, जो काम करने के लिए तैयार है, जो काम करने के लायक है। क्या सर जो भी इंसान काम करने के लिए तैयार है उसे काम मिल जाएगा? ऐसा भी जरूरी नहीं है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो हम क्या चेक करते हैं, कोई भी इंसान 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन नंबर 1, ही मस्ट बी विलिंग टू वर्क, उसका विलिंगनेस टू वर्क होना चाहिए, वो काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, उसे काम करने का इच्छा होना चाहिए, मतलब उसका विलिंगनेस टू वर्क होना चाहिए। दूसरा, एबिलिटी टू वर्क, वो काम करने के लायक होना चाहिए, मतलब उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स होने चाहिए। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है एबिलिटी टू वर्क। और तीसरा होता है एग्जिस्टिंग वेज रेट। एग्जिस्टिंग वेज रेट में वो काम करने के लिए तैयार हो। तो तीनों कंडीशन जो इंसान सेटिस्फाई करता है और अगर उसे फिर भी जॉब नहीं मिलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? वो अनएम्प्लॉयड है बोलते हैं। अब ये तीनों कंडीशन सर समझ में नहीं आया हमको, आप एक एग्जांपल लेके समझा दो। ठीक है, ये कौन है? भुतलू। ये हमारा भुतलू है। इनकम टैक्स की क्लास जब करोगे ना तुम सेमेस्टर 3 में, तब समझ में आएगा भुतलू कौन है। ठीक है, तो भुतलू हमारे क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो भुतलू क्या करता है? जॉब करना चाहता है भुतलू, इसके काम करना है, इसका विलिंगनेस टू वर्क नहीं है। ये बहुत आलसी किस्म का इंसान है, ये काम करना नहीं चाहता, ये बहुत सोता रहता है दिन भर, ये एकदम ही नालायक किस्म का इंसान है। तब इसके पास एबिलिटी टू वर्क है, ये एग्जिस्टिंग वेज रेट में काम भी कर लेगा, लेकिन इसे इच्छा नहीं हो रहा है काम करने का, इसका विलिंगनेस नहीं है, ये जो जॉब ढूंढने ही नहीं जा रहा है। कोई उसे इंटरव्यू के लिए बुलाता है तो ये जाता ही नहीं है, ये दिन भर घर में बेड में पड़ा पड़ा रील्स देखता रहता है। तो क्या इसका विलिंगनेस टू वर्क है? नहीं। क्या इस इंसान को जॉब मिलेगा? नहीं। क्या इसमें गवर्नमेंट जिम्मेदार है? नहीं है। तो कोई इंसान अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम उस इंसान को काउंट ही नहीं करेंगे, उसको हम ऐसे ही अलगा देंगे, हम मानेंगे ही नहीं कि वो अनएम्प्लॉयड है। अगर वो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेता है फिर भी उसे जॉब नहीं मिलता, अब कौन जिम्मेदार है?
अब हमारा गवर्नमेंट जिम्मेदार है उसे जॉब देने के लिए। बात समझे? तो पहला इसका विलिंगनेस टू वर्क नहीं है। चलो मान लेते हैं इसका विलिंगनेस टू वर्क है, ये काम करना चाहता, ठीक है, ये बोलता है कि मैं एरोप्लेन उड़ाऊंगा, मुझे पायलट का जॉब चाहिए, इसका आता नहीं है कुछ भी, पायलट वायलट मतलब इसको एरोप्लेन आज तक ये देखा नहीं है, लेकिन ये क्या चाहता है, ये पायलट बनना चाहता है। और पायलट बन के पढ़ाई करना नहीं चाहता पहले ही, ये डायरेक्टली प्लेन उड़ाना चाहता है, इसे जॉब चाहिए कि ये प्लेन उड़ा सके। तो इसका क्या नहीं है, इसका एबिलिटी टू वर्क नहीं है। विलिंगनेस टू वर्क तो है, ये पायलट बनना चाहता है, एग्जिस्टिंग वेज रेट क्या, इसे फ्री में भी उड़ाने दिया जाए तो ये करने को तैयार है, लेकिन इसका एबिलिटी टू वर्क नहीं है, इसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं है कि ये पायलट बन पाए। तो पहले इसे स्किल्स पहले इसके स्किल्स लेना पड़ेगा, पहले उससे जाकर ट्रेनिंग करना पड़ेगा, पढ़ाई करने पड़ेंगे, सब होने के बाद उसके पास स्किल्स आएगा, तब इसका एबिलिटी टू वर्क होगा। मतलब सेकंड केस में क्या हो रहा है, विलिंगनेस है, एग्जिस्टिंग वेज रेट है, लेकिन एबिलिटी नहीं है। मान लेते हैं विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है, काम करना चाहता है, पायलट बन के फ्लाइट उड़ाना चाहता है, और इसके पास रिक्वायर्ड लाइसेंस भी है, ट्रेनिंग भी है, इसको सब कुछ आता है। ये बोलता है मुझे सैलरी दो 20 लाख रुपए पर मंथ। वहीं पर इसके साथी लोग या मार्केट में जो पायलट का सैलरी चल रहा है वो अप्रोक्स 3 से 4 लाख रुपए चल रहा है। तो तुम्हें लगता है कोई इसे 20 लाख रुपए देगा? क्यों देगा भाई? तो वो एग्जिस्टिंग, अब तीसरे कंडीशन में क्या हुआ, विलिंगनेस था, एबिलिटी था, लेकिन वो एग्जिस्टिंग वेज रेट में काम करना नहीं चाहता था, वो ज्यादा डिमांड कर रहा है, और ज्यादा भी ऐसे नहीं कि थोड़ा मोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा है। मार्केट में 3-4 लाख चल रहा है, वो डिमांड कितना कर रहा है, 20 लाख रुपए डिमांड कर रहा है। तो तुम्हें लगता है क्या इसे जॉब मिलेगा? नहीं। अच्छा, इसको जॉब नहीं मिलता है तो क्या सरकार जिम्मेदार है? ऐसे तो कोई कितना भी सैलरी मांगने लग जाएगा, अगर जॉब नहीं मिलता तो सरकार जिम्मेदार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई, समझो बात को। तो ये केस में भी सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो यहां पर विलिंगनेस था, एबिलिटी था, लेकिन एग्जिस्टिंग वेज रेट में काम करने के लिए वो तैयार नहीं था। तो किसी भी इंसान को एलिजिबल बनाने के लिए हम क्या चेक करेंगे, 3 कंडीशंस को चेक करेंगे। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, विलिंगनेस टू वर्क होना चाहिए, एबिलिटी मतलब रिक्वायर्ड स्किल्स होना चाहिए काम करने के लिए, और तीसरा मार्केट में जो एग्जिस्टिंग वेज रेट चल रहा है उस वेज रेट में वो काम करने को भी तैयार होना चाहिए। अगर कोई इंसान तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मान लो भुतलू तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसका डिमांड 20 लाख नहीं है, मार्केट में 3-4 लाख रुपए सैलरी चल रहा है, ये 3 लाख में काम करने को तैयार है। अब इसका विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है, और एग्जिस्टिंग वेज रेट में काम भी करना चाहिए। अगर अब इसे बुतलू को फिर भी जॉब ना मिले तो अब कौन जिम्मेदार है? अब सरकार जिम्मेदार है। अब हम बोलेंगे कि हम क्या हैं, हम अनएम्प्लॉयड हैं। पहले तुम्हें सारा कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा अपने आप को अनएम्प्लॉयड बोलने के लिए। तो पहले अगर तुम कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हो और फिर भी अगर तुम खाली बैठे हो घर में, तब तुम कौन बन जाओगे? तब तुम अनएम्प्लॉयड बन जाओगे। अदरवाइज तुम अनएम्प्लॉयड नहीं हो। अगर तुम कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करते तो ना इधर तुम एम्प्लॉयड हो ना इधर तुम अनएम्प्लॉयड हो, हम तुम्हें काउंटिंग में ही नहीं लेंगे, हम तुम्हें साइड कर देंगे। बात समझे? तो अनएम्प्लॉयड कौन होता है? अ पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एंड इज रेडी टू वर्क एट अ एग्जिस्टिंग वेज रेट बट स्टिल नॉट गेटिंग द वर्क। वो इंसान को हम क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। क्लियर है बात? मेरे हिसाब से पूरा लॉजिक क्लियर है सभी को। अनएम्प्लॉयड कौन होता है? तो आ जाओ, फिर देर किस बात की, डेफिनेशन पर चलते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ना। फुल एम्प्लॉयमेंट refers to a situation in which all those people who are willing and able to work at existing wage rate get work without any undue difficulty, उन्हें काम मिल जाता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम अनएम्प्लॉयड, उन्हें हम एम्प्लॉयड बोलते हैं अगर उन्हें काम मिल जाता है तो। अगर उन्हें काम नहीं मिलता है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। ठीक है। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये समझना जरूरी है, बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं फिर भी हम उन्हें अनएम्प्लॉयड में काउंट नहीं करते। क्यों? आ जाओ समझते हैं।
ये हमारा भुतलू का भाई छुटलू, भुतलू का भाई है छुटलू। ठीक है, भुतलू का भाई छुटलू क्या करता है, ये केस नंबर 1 समझते हैं। ठीक है, दोनों केस हम इसी का एग्जांपल लेकर समझेंगे छुटलू का। ठीक है, छुटलू टीसीएस में काम करता है और ये टीसीएस से जॉब अपना चेंज करना चाहता है। कहां पर, मान लो पीडब्ल्यूसी, दोनों बड़े बड़े कंपनी है, टीसीएस भी बहुत बड़ा कंपनी है, पीडब्ल्यूसी भी बहुत बड़ा कंपनी है। तो टीसीएस से वो अपना जॉब चेंज करना चाहता है पीडब्ल्यूसी में। ठीक है, अब पीडब्ल्यूसी में क्या होता है कि ये यहां से 31/3/2025 को ट्रांसफर लेगा। मतलब टीसीएस में उसका आखिरी दिन कौन सा होगा, 31/3/2025 उसका आखिरी दिन होगा। और पीडब्ल्यूसी में इसका ज्वाइनिंग जो होगा, ये जो होगा, ये होगा 3 महीने के बाद, 1/7/2025। अब सोचकर देखो, छुटलू जो है उसका कंडीशन नंबर 1 विलिंगनेस टू वर्क है, कंडीशन नंबर 2 एबिलिटी टू वर्क है, कंडीशन नंबर 3 एग्जिस्टिंग वेज रेट में वो काम भी करना चाहता है। फिर भी वो ये 3 महीने के लिए क्या है, अनएम्प्लॉयड है। ये जो 3 महीना, ये जो टेम्परेरी पीरियड है, एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब को ज्वाइन करने के बीच का जो पीरियड है, ये एक टेम्परेरी पीरियड होता है। तुम्हें लगता है क्या ये एक इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें लगता है ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि इसे गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना चाहिए? नहीं है इतना बड़ा प्रॉब्लम, बिकॉज ऑलरेडी तो उसके हाथ में जॉब है ना। यहां से वो अनएम्प्लॉयड हो गया तो क्या हो गया, 3 महीने का बात है, वो अगेन क्या हो जाएगा, परमानेंटली एम्प्लॉयड हो जाएगा। उसके हाथ में जॉब है, वो जॉब चेंज कर रहा है, इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड है। तो ये इकोनॉमी के लिए उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम लोग बोलते हैं फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जब हम एक जॉब को चेंज करके दूसरे जॉब में जाते हैं तो बीच का कुछ खाली टाइम होता है, वो खाली टाइम पर हम क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड है उसे हम बोलते हैं फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और रियलिटी में ये कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तुम सोच कर देखो, क्या हम छुटलू को अनएम्प्लॉयड बोलेंगे? बल्कि छुटलू तो अच्छा इंसान है, छुटलू का तो इंक्रीमेंट हो रहा है, वो पहले टीसीएस में था, अब जा रहा है पीडब्ल्यूसी में। हो सकता है यहां से यहां जाने पर उसका सैलरी इंक्रीमेंट हो सकता है यहां पर ज्यादा बेनिफिट मिल रहा हो, तो छुटलू का तो फायदा हो रहा है। क्या हम छुटलू को अनएम्प्लॉयड बोलेंगे? नहीं, छुटलू इस केस में अनएम्प्लॉयड नहीं है। छुटलू सिर्फ 3 महीने के लिए बीच में क्या बैठा है, खाली बैठा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे अनएम्प्लॉयड में काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इकोनॉमी के लिए उतना बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं। इस वजह से गवर्नमेंट इसको क्या करता है, इग्नोर करता है, बिकॉज ये एक एकदम छोटा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि उसके हाथ में ऑलरेडी एक जॉब है। ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 1 फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का। अब एक और सिचुएशन देता हूं। ठीक है, ये जो छुटलू है, अब ये टीसीएस पीडब्ल्यूसी भूल जाओ, तुम मानकर चलो ये मेरा अकाउंटेंट है, ये है मुनीम। मुनीम मतलब जानते हो, अकाउंटेंट। मुनीम, हु इज अ मुनीम? मुनीम का मतलब होता है अकाउंटेंट। अब केस नंबर 2 है ये। ठीक है, ये जो मुनीम है ये क्या करता था, मैनुअल करता था, मैनुअल अकाउंटिंग करता था मेरे दुकान में। ठीक है, मेरे दुकान में डेली बिल काटता था, रजिस्टर में एंट्री करता था, स्टॉक आने से रजिस्टर, इसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, ये मैनुअल करता था। कब तक, 31/3/2024 तक मैनुअल था। मैं इसको बोला, ओ अकाउंटेंट जी आइए इधर, 1 अप्रैल से हम एक नया सिस्टम लागू करने जा रहे हैं और उस सिस्टम के अनुसार अब से सारा काम कंप्यूटर पर होगा, सारा काम कंप्यूटर पर होगा। ये मैनुअल वाला सिस्टम अब और नहीं चलेगा।
क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, हिसाब किताब जरूरी है, जीएसटी वाले अलग जान खाते हैं, इनकम टैक्स वाले अलग जान खाते हैं, तो बेटर है हम मैनुअल अकाउंटिंग से कहां शिफ्ट हो जाएं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में शिफ्ट हो जाएं। ऐसा कौन बोला? मालिक बोला बिजनेस का। ये बेचारा क्या बोला? माफ कर दो मालिक, मैं तो ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे मैनुअल अकाउंटिंग आता है, मुझे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं आता है। मैं बोला छुटलू कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू अपना जॉब कहीं और ढूंढ ले, और जिस दिन तू अकाउंटिंग सीख जाएगा कहीं और जॉब करते रह, साथ में अकाउंटिंग सीखते रह, जिस दिन तू अकाउंटिंग सीख जाएगा कंप्यूटर में करना, उस दिन फिर से मेरे पास आ जाना और मैं फिर से तुझे रख लूंगा काम पर। बात समझ रहे हो? इसमें गलती किसकी है? क्या गवर्नमेंट की कोई गलती है? क्या बिजनेस के ओनर की कोई गलती है? नहीं, इसमें गलती है इसकी। ये गलत है। इस इंसान को पहले ही कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सीख लेना चाहिए। इस इंसान को पहले से ही समझ में आ जाना चाहिए था कि सिचुएशन बदल रहा है, मार्केट में काम करने का तरीका बदल रहा है। काम तो वही है, वही जर्नल एंट्री करेंगे, पहले मैनुअली करते थे, अब हम कंप्यूटर में करेंगे, तो काम करने का तरीका बदल रहा है, तो इसको अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, इसे अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। इसने क्या किया? अपने आप को अपडेट नहीं किया, इस वजह से ये आज जॉबलेस बन गया, इसका जॉब चला गया। बिकॉज गलती किसकी थी? छुटलू की गलती थी। वो अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो अपने आप को जमाने के साथ नहीं चलाया, वो अपने आप को कंप्यूटर सिखाने से मना कर रहा था, वो अपने आप को सोच रहा था कि मैनुअल चल रहा है तो जीवन भर मैनुअल चलेगा। ये इसकी सोच और इसकी बुद्धि के वजह से इसका जॉब चला गया। इसमें कौन जिम्मेदार है? क्या हमारे सरकार जिम्मेदार है? क्या बिजनेस का मालिक जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? इसमें ये खुद जिम्मेदार है। इसे सिचुएशन के साथ बदलना चाहिए था, लेकिन इसने बदला नहीं, इस वजह से इसका जॉब चला गया। देखो, काम नहीं बदला है, काम अभी भी है, वही काम हो रहा है, लेकिन काम करने का तरीका बदल गया। जब काम करने का तरीका बदल जाता है तो काम करने वाले को भी अपना तरीका बदल लेना चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। आप सोच कर देखो, टीचर्स को देख लो, फिजिकल क्लास से साथ साथ वो ऑनलाइन क्लासेस भी चला रहे हैं, बिकॉज आज मार्केट में पढ़ाई तो हो रहा है, लेकिन फिजिकल से के साथ साथ अब ऑनलाइन का जमाना आ गया। तो जो टीचर अपने आप को ऑनलाइन में नहीं बदलेगा वो भी आउटडेटेड हो जाएगा। सिंपल सा बात है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। काम करने का तरीका हमेशा बदलता रहेगा, तो काम करने वाले को भी अपना तरीका हमेशा बदलना पड़ेगा। इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी का जब स्ट्रक्चर बदलता है, इकोनॉमी में जब काम करने का तरीका बदलता है और उस वजह से कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, वो उन्हीं की गलती है, तो उस केस में हम उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें सरकार कुछ कर सकता है? नहीं कर सकती। जब ये इंसान अपने आप को अपडेट करने को तैयार नहीं है तो इसमें सरकार क्या ही कर लेगा। तो इस वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम क्या कर देते हैं? जस्ट इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को इग्नोर करते हैं, वैसे ही स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम जस्ट इग्नोर कर देते हैं। क्लियर है बात? लॉजिकली मेरे हिसाब से सबको सब कुछ समझ में आ गया है। अब आ जाते हैं बुक में फटाफट से। एग्जाम में लिखेंगे क्या? देखो, सब कुछ लिखाऊंगा बच्चों, सब कुछ बताऊंगा मैं। फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, सबसे पहला फिक्शनल क्या होता है? जब एक जॉब से हम दूसरे जॉब में स्विच करते हैं। इट रेफर्स टू टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट ड्यूरिंग अ पीरियड वेयर अ वर्कर लीव वन जॉब एंड ज्वाइन सम अदर जॉब। जब एक जॉब से दूसरे जॉब में जाते हैं तो टेम्परेरी पीरियड का कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब it arises due to labor market imperfections such as lack of market information about availability of job and lack of perfect mobility on the part of the worker. Introduction of new machine, nationalization in production process or breakdown of plant may also lead to frictional unemployment. कोई नया मशीन आया है, इस वजह से टेम्परेरीली कुछ काम बंद है। कोई नया टेक्नोलॉजी आया है, उसके वजह से टेम्परेरीली काम बंद है। फैक्ट्री का रेनोवेशन चल रहा है, इस वजह से काम बंद है। तो ये सब जो टेम्परेरी पीरियड होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रकार के एम्प्लॉयमेंट को हम फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। सेकंड,
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू अ मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर। जब हमें कंप्यूटर चलाने वाला इंसान चाहिए और कंप्यूटर चलाने वाला अवेलेबल नहीं है, मैनुअल वाला अवेलेबल है, तो ये मिसमैच हो गया, तो मैनुअल वाले को जॉब तो मिलेगा नहीं। इट इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन, वर्कर हु डू नॉट पोजेस इनफ नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर विल बी अनएम्प्लॉयड until they do some computer courses और ट्रेनिंग। जब तक वो ट्रेनिंग और कंप्यूटर कोर्सेज ना कर लें, कंप्यूटर ना सीख लें, तब तक वो क्या रहेंगे? अनएम्प्लॉयड रहेंगे। द प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज रेफर्ड टू एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों को मिलाकर हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। बिकॉज ये नेचुरल है, ये होगा ही होगा, इसे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, इसे सरकार तो क्या किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये इकोनॉमी में, हर इकोनॉमी में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। लोग जॉब स्विच करेंगे, बीच में टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा, काम करने का तरीका बदलेगा, बीच में टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता, और इसी को हम बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आखिरी छोटा सा टॉपिक इसी का भाई, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब बिना मर्जी के। अब ये बिना मर्जी के क्या होता है सर? बिना मर्जी के मतलब जो इंसान विलिंगनेस टू वर्क है, एबिलिटी टू वर्क है, एग्जिस्टिंग वेज रेट में काम करना चाहता है, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा, ये है अनएम्प्लॉयड। मतलब वो अनएम्प्लॉयड रहना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, उसे रहना पड़ रहा है। ठीक है, देखो, involuntary unemployment refers to an unemployment in which all those people who are willing and able to work at existing wage rate do not get work. Under involuntary unemployment, people are rendered unemployed against their wishes or under compulsion. It must be noted that only involuntary unemployment is considered while estimating the total unemployment in the economy. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हमारे लिए प्रॉब्लम है। फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हमारे लिए प्रॉब्लम है। बिकॉज यहाँ पर लोगों का एबिलिटी टू वर्क है, विलिंगनेस टू वर्क है, एग्जिस्टिंग वेज रेट में काम भी करना चाहते हैं, फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड हैं, और इसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है बात? तो यही आज का टॉपिक था हमारा, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो मेरे हिसाब से पूरा टॉपिक क्लियर है। मोबाइल ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कर लेना और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में ज़रूर से मैसेज करना, ताकि हम तुम्हें तुम्हारे ग्रुप में ऐड कर दे, और ग्रुप से तुम्हें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।